राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पटिका क्लासेस में। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को मॉडल पेपर इंटरनेट पर जो इंटरनेट का जो मॉडल पेपर है क्लास 10 का वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है मैथ का जो सॉल्यूशन करा रहे थे और सेट दूसरा का जो है पूरा का पूरा जो क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा दिया था। ठीक है, अब जो है सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये है सब्जेक्टिव इसका। इसमें से जो है 30 सब्जेक्टिव और दो दो नंबर का है। उसके बाद जो है 8 जो है 8 सब्जेक्टिव 5 नंबर का। ठीक है, उसको सॉल्यूशन अच्छे से कराएंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन सा बनने वाला। जैसे देखिए, जैसा कि हमने बताया था इसमें क्वेश्चन भी जो है गलत होता है तो ध्यान से बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं। कहता है क्या, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है। चलिए, पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 126 और 156 का। ठीक है, 126 अच्छे से देखिएगा। ठीक ना, ऐसे आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करने आता होगा। दोष लगाए थे, यहाँ पर आ गया 6 3 63 आ गया, फिर 3 से लगाए थे 2 1 21 आ गया, फिर 3 से लगाए 7। ठीक है, अभाज्य देखिए, जब तक यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं आ जाएगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड नाम ही इसका है, इसलिए जब तक अभाज्य संख्या नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद 156 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। दोष लगाए 7 दूना 14 8 दूना 16, फिर दोष लगाए 3 दूना 6 और उसके बाद 9 दूना 18, 30 लगाए 13। 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम याद करेंगे। 126 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। और 156 का जब गुणनखंड किए तो आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ अगर इसमें निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में ये होता है कि जो जो मिलता है इस दोनों गुणनखंड में, जो जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ कहलाएगा। जैसे देखिए 2 मिल रहा है, ये दोनों मिलाकर एक बार लिखाएगा नीचे में, और इसमें और कोई कोई मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है दोनों में, 3 एक बार लिखा जाएगा। ओ सॉरी, 3 लिखा जाएगा। और कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखाएगा। ये हो गया 6, 3 दोनों 6 एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात करें तो जो एचसीएफ में मिलता था, यानी जो गुणनखंड में मिलता था वो दोनों तो लिखाएगा ही लिखाएगा, साथ साथ जो नहीं मिलता था सभी को ऐड किया जाएगा। ये 3 नहीं मिला, 3 को ऐड किया जाएगा। 7 नहीं मिला, 7 को 7 को ऐड किया जाएगा। फिर ये 2 नहीं मिला था, 2 को ऐड किया जाएगा। फिर 13 नहीं मिला था, 13 को ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 और 6, 3 दूना 6, 6 18, 18 सतह कितना हो गया, 18 95, 18 चौके 108, 126, 126। उसके बाद दोनों 152, 252, 252 को 13 से गुना करेंगे। 252 को 13 से गुना, देखिए कैलकुलेशन जो है अगर मेरा थोड़ा मोड़ा गलत भी होता तो आप लोग अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये होगा 3 दूना 6, 5 या 15 की बचाए 1, 6 के 7, 252, 6 7 12 3 32 76, 32 76। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा क्या मेरा जो है एलसीएम सही निकला या नहीं निकला, या अपने तरीक़ा से, लेकिन ऐसा ही निकलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से निकालना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 5 हो तो P3 और P-3 का मान क्या होगा। जो इसमें एक समीकरण दिया गया है
पी एक्स बराबर, ये क्लास 9th का क्वेश्चन इसमें दे दिया है, ठीक है। हालांकि हालांकि 10 में भी है। सबसे पहले इसमें P3 ज्ञात करेंगे। P3 यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 3 मान रखना है। यहाँ भी 3 रख दिए, -5 2 3 का स्क्वायर 9 अब +9 -5, ये हो गया 18 और +9 -5, ठीक है। 18 27, ये गया 18 9 27, 27 में 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 27 में 5 घटा दीजिए 22, क्या सही है 22। और P-3 की बात करें कितना आ जाएगा 2 -3 का स्क्वायर +3 -3 2 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -9 -5, 18 में से 9 गया फिर 5 गया, तो इसका मतलब 18 में से 14 चला गया तो 4 बचेगा, ठीक है। इसलिए P3 बराबर आ गया 22 और P-3 बराबर आ गया कितना 4 आ गया, ठीक है। यही दोनों आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 दिया है। अब देखिए जब भी शून्य द्विघात बहुपद करा तो उसमें जो है शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल का जरूरत पड़ता है। अगर क्वेश्चन में शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर शून्य ही सिर्फ दिया रहता है तो उसमें से शून्य का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में जो है दिया गया है क्या, शून्यकों का योगफल दिया गया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना √2। उसके बाद जो है शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है 1/3 दिया गया है। अब जो है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है क्या, देखिए हम इसका प्रयोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, x हो गया और 1/3। अगर ऐसा आंसर नहीं है बराबर में 0 डालिए, यहाँ पर बराबर 0, यहाँ पर = लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया देखिए ये 3 जो है एलसीएम आ गया और ये 3 सभी के साथ गुना होगा तो 3x² माइनस 3√2x और +1 बराबर 0। इधर ये भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस √3√2x और +1 बराबर 0, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये भी बहुत इजी था। अब जो है चौथा क्वेश्चन कहता है क्या, द्विघात समीकरण √3x² प्लस 10x प्लस 3√3 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक पूछ रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। विवेचक में d का मान निकालना पड़ता है। a का मान हो गया ये 3√3, b का मान हो गया 10 और c का मान हो गया √3। d बराबर सूत्र होता है क्या, b² माइनस 4ac। b का मान है 10 का स्क्वायर -4, a का मान है 3√3 और c का मान है √3। 10 का स्क्वायर होता है 100 -4, देखिए √3 3, ये हो गया 100 माइनस 4 12 36 बराबर 64 हो गया। कितना हो गया 64, सिर्फ विवेचक करा था 64 आंसर हो गया।
आगे कहता क्या, एक्स और एक्स का हल करने के लिए देखिए हम एक बार इसको देख लेते हैं, शायद में एक्स का हल होगा या नहीं होगा। एक्स का मान हल नहीं होगा, ठीक है। विवेचक कहता है तो इतना ही ज्ञात करना है। विवेचक बोले चाहे विविक्तर बोले, दोनों की बात हुआ, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, दिखाएं कि x बराबर -3 x² + 6x + 9 का एक हल है, ठीक है। x बराबर 3 कितना है, x² + 6x + 9 बराबर 0 का एक हल है। इसका मतलब x बराबर 3 यहाँ पर पुट करना है, 3 का स्क्वायर + 6x की जगह पर 3 रखना है + 9 बराबर 0। -3 है, -3 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये आ गया 9 - 18 + 9 बराबर 0। ये आ गया कितना, 9 18 - 18 बराबर 0, यानी देखिए 0 हल करके आया, तो इसका मतलब हल है, ठीक है। ये क्या है, हल है। अतः x बराबर -3 x² + 6x + 9 बराबर 0 का मूल कहाँ का एक हल है, का एक हल है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगा। मूल की प्रकृति में भी d का मान निकाला जाता है, ठीक है। मूल की प्रकृति में भी d का मान ज्ञात किया जाता है। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ से ज्ञात करते हैं क्या, d का मान, d बराबर b² - 4ac, b² b की जगह पर -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, 36 माइनस हो गया क्या, 4 दूना 8, 8 3 24, बच गया 12। d का मान जो है, d का मान 0 से बड़ा आ गया, d का मान 0 से बड़ा आ गया, अर्थात यह हुआ क्या, मूल वास्तविक तो है, मूल वास्तविक है, लेकिन क्या है, मूल वास्तविक है लेकिन असमान है, समान नहीं है। समान 0, अगर 0 आ जाता तो समान हो जाता, अगर माइनस में आ जाता तो मूल अवास्तविक हो जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, 7वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 18 - 15 (2) 13 का निम्न 13 का कौन सा पद -47 है। एक समांतर श्रेणी दिया गया है, एक एपी दिया गया है क्या, 18 15 (2), उसके बाद है 13 का कौन सा पद 47वां है, ठीक है। tn बराबर दिया गया है, इसमें a बराबर जो है 18 हो गया, d का मान निकालते हैं, t2 - t1, देखिए जो है ये सब्जेक्टिव है तो इसमें सलीका से बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो हम फटाफट हल कर देते हैं। ये हो गया t2 का मान, t2 ये होगा 15 (2) - 18, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 15 दूना 30, 31 बटा 2 -18, ये हो गया एलसीएम ले 2 आ गया 31 - 18 दूना 36 बराबर -5 बटा 2 आ गया, ठीक है, -5 बटा 2। अब आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, t जो है tn जो दिया गया -47, ठीक है। यहाँ से सूत्र लगाएंगे a + n - 1
इंटू डी बराबर -47। ए का मान जो है 18 आया है और एन का मान पता नहीं, लेकिन डी का मान जो है -5/2 दिया गया है बराबर -47। ये इधर प्लस में चला गया तो माइनस में n-1 इंटू -5/2 बराबर -47 -18। ये इधर गुना में इधर ये गुना में इधर चल जाएगा तो पलट कर भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी जो नीचे था ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर था नीचे आ जाएगा। तो n-1 बराबर ये दोनों हो गया कितना 8 7 7 8 क्या हो गया 15 बाकी ये 4 1 5 1 6 -65 गुने 2/-5 13 पचे 65 माइनस से माइनस खत्म 13 पचे 65 13 दूना 26 और इधर ये प्लस माइनस में इधर उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 26 + 1 n बराबर 27वां पद होगा। कितना पद होगा 27वां पद। 27वां पद जो है -47 होगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है, देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से। ठीक ना, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या 8वां क्वेश्चन के मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण 2x² - 10x + k = 0 के मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन कहता है क्या 2x² - 10x + k = 0। ए बराबर हो गया 2, बी बराबर -10, सी बराबर k। ठीक है, उसके बाद कहता है डी का मान जो है मूल वास्तविक है 0 है, मूल वास्तविक है 0 है मान। अब क्या करते हैं b² - 4ac बराबर 0। बी का मान है -10 का स्क्वायर 4, ए का मान है 2 और सी का मान के बराबर 0 और 0 0। ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 और -4 दोनों 8 के बराबर 0। इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -8 के बराबर -100, माइनस से माइनस खत्म, के बराबर आ गया 100/8। कुछ पॉइंट में लगता है आंसर आएगा। 25 चौका 2 चौका 12.5 आ जाएगा। 25 चौका 2 चौका। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा के बराबर 12.5 या 25/2 दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसका क्या इसमें सही बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। 8वां नंबर बिल्कुल सही है, इसमें भी बनाया गया सही है। चलिए ये भी आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या समांतर श्रेणी 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 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 डॉट 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 प्लस प्लस यानी जो है प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। एक समांतर श्रेणी दिया गया है, एक एपी दिया गया है और जो है उसका योग पूछ रहा है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 पर कह रहा है 100 का योगफल क्या होगा। ए बराबर हो गया प्रथम पद ए होता है 25 हो गया। डी का मान निकालते हैं तो दूसरा पद से प्रथम पद घटा देते हैं तो क्या हो गया 28 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा क्या 3 बचेगा। और इसमें कह रहा है क्या एन बराबर कितना है वो भी नहीं पता है। ठीक है, एन बराबर कितना है वो भी नहीं पता है। पूछ रहा है ये 100 लास्ट में 100 पद है, यहाँ पर जो है अंतिम पद 100 है। इसको दो तरीका से याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं ये टी एन बराबर दिया गया 100, इसको ये कौन सा पद है उसको पहले याद करते हैं। तो ये हो गया क्या इसका सूत्र a + n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 100। ए का मान है 25 अब प्लस एन का मान पता नहीं लेकिन डी का मान है 3 बराबर 100। अब डायरेक्ट इसको देखिए 25 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में n-1 बराबर 100 -25/3 इधर 75/3 है कि नहीं है।
तो n-1 बराबर कितना आ गया 25 3 75, n बराबर 26। अब क्या ज्ञात कर लेते हैं, Sn ज्ञात कर लेते हैं। Sn बराबर सूत्र होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान 26, 26/2, ए की जगह पर 25, और ये हो गया 26 में से गया तो 25, 25 और डी का मान 3, ये हो गया 13, 13, ये हो गया 50 और 75, 50 प्लस 75, 50 75 कितना हो गया 125, 125। अब 13 को 125 से गुना करेंगे। ठीक है, 13 को 125 से गुना करेंगे। 5 5 × 15 बाकी बचा 1 6 1 7, 25 × 75 3, उसके बाद 25 से कम 25 3 1, 5 12 6 1, 1625। कितना आ गया 1625 आ गया। जोड़ने के बाद ये हो गया आंसर। देखिए, जब भी बनाइएगा तो उसमें जो है ओवर राइटिंग करने का प्रयास नहीं करिएगा। ओवर राइटिंग करने से जो है क्या होता है, नंबर कटने की संभावना हो जाता है। ठीक ना, हमने अभी तक जो है ओवर राइटिंग थोड़ा भी नहीं किया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण के युग में कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है बात कर रहा है, समीकरण क्या कहाँ दिया गया है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग में कोई हल नहीं है। गड़बड़ बात हो गया, इसमें तो समीकरण ही नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें तो समीकरण ही नहीं दिया गया 10 नंबर में। चलो छोड़िए इसको, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, अनुपात A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म संगत है या असंगत। ये समीकरण 2 दिया गया है। देखिए इसी प्रकार से ऊपर में भी समीकरण दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं। 11 2x - 3y बराबर 8, उसके बाद है 4x - 6y बराबर 9, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 - 3, C1 बराबर 8, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर 9। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसको बटा करते हैं। 2/4 - 3/6, इसको देखिए दो तरीका से याद करते चलिए। ये ओवर राइटिंग हो गया है। A1 बराबर A2 काटते हैं तो 1/2 आ गया। फिर यहाँ पर B1/B2 ज्ञात करते हैं, -3/-6, माइनस से माइनस खत्म, 1/2। C1/C2 8/9, इसको काट नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। जिसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, संगत है या असंगत है। ये तो लगता है संगत है। ये क्या है, ये संगत है। इसे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि संगत और असंगत में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा रहे तो क्या रहेगा, संगत है या असंगत है। संगत ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। असंगत है, क्योंकि ये समांतर है। ठीक है, ये रेखा जो समांतर होगा इसलिए असंगत होगा। समांतर सिर्फ समांतर वाला ही जो है असंगत होता है, सिर्फ उसमें एक ही असंगत होता है, या तो कोई हल नहीं है या समांतर है। ये सिर्फ और सिर्फ समांतर वाला ही असंगत होता है। बाकी बात जो है, और जो प्रतिच्छेदी होता है, और जो क्या होता है, एक और होता है, कौन, एक प्रतिच्छेदी हुआ, एक समांतर हुआ, एक और कोई सा होता है, भूल गए,
तो दोनों क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, ये संगत है, संगत है, ये संगत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या, 6x² माइनस 7x-3 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कह रहा क्या, 6x² माइनस 7x-3 बराबर 0। ठीक है, इसको पहले तो शून्य ज्ञात करना है। ये 6×3=18। को ऐसा तोड़िए जिसमें जो 9 कहते हैं, जोड़ घटाने के बाद -7 और गुना करने के बाद 18 पड़ जाएगा। तो 9 दूना 18 -9x + 2x -3 बराबर 0। ठीक है, हो गया ना। -7x पड़ गया, गुना करने पर -18 पड़ गया। यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचा 2x + 3 और यहाँ से +1 कॉमन लेते हैं तो 2x - 3 यहाँ पर बचा। यहाँ से क्या, 2x - 3 एक बार, इसको और मिलाकर इसको एक बार लिखिए, इसको और इसको मिलाकर एक बार लिखना पड़ेगा। यहाँ से दोनों को अलग अलग करते हैं तो यहाँ से आ गया 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, इसको मानते हैं अल्फा बराबर 3/2। ठीक है, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, तो इसको बीटा बराबर -1/3 मानते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, शून्यकों, देखिए सबसे पहले तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, उसके बाद जांच करेंगे शून्यकों का योगफल। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। 3/2 अल्फा का मान, बीटा का मान -1/3। यहाँ से एलसीएम लिए 6 आ गया, 6 आ गया तो ये हो गया कितना, 3×3 9 और 1 2 -2। ठीक है, -2 और +9 तो घटेगा तो यानी +7/6 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया शून्यकों का योगफल, लेकिन इसमें जो है शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करना होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना, सबसे पहले देखिए ये दोनों ज्ञात करेंगे, ये और ये दोनों गुना करके कितना हो गया, -3/2 गुने -1/3, 3 से 3 खत्म तो ये हो गया -1/2। अब इसमें जांच करेंगे, जांच ये करेंगे, पहले जो समीकरण देगा उसको उतार लीजिए। 6x² - 7x-3, यहाँ से a बराबर आ गया 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब जो है शून्यकों का योगफल फिर से ज्ञात करना होगा, लेकिन अब जो है सूत्र पर ज्ञात होगा। ठीक है ना, अब किस पर ज्ञात होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो है सूत्र होता है -b/a, -b के जगह पर हो गया -7 और a के जगह पर 6, तो हो गया -+7/6। क्या ये शून्यकों का योगफल 7/6 और ये शून्यकों का योगफल 7/6 दोनों बराबर आया है, तो बराबर आया है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता। फिर जो है शून्यकों का योगफल तो ज्ञात हो गया गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। c का मान कितना है -3, a का मान है 6, काटेंगे तो कितना आ गया -1/2। ये शून्यकों का गुणनफल और ये शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर आया है, तो बराबर आया तो ठीक है, बराबर नहीं आता तो ठीक नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो गया खत्म, जांच हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर पर बढ़ते हैं। देखिए पहले तो देख लीजिए एक बार हमने क्या किया है, इसका पहले जो है शून्य ज्ञात कर दिए हैं, उसके बाद शून्यकों का योगफल और जो है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर दिए हैं।
उसके बाद क्या किए, जांच किए हैं, जो समीकरण था उसमें दिया हुआ था, और जो है सूत्र बैठाकर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लिए। जो पहले शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो आया था, और जो बाद में शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल आया है, दोनों आपस में बराबर है, तो सही है। ठीक है, संबंध की सत्यता का जांच हो चुका है। ठीक ना। कहता है क्या, एक्स, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समदूरस्थ जब चर्चा करें, समदूरस्थ में ऐसा लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई, इसी का मान पूछ रहा है, और इसमें जो है इसका जो दिया गया है, इसको मान लेते हैं ए, इसका मान जो दिया गया है 7, 1 निर्देशांक, इसका जो दिया गया निर्देशांक दिया गया 3, 5। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं और इसको ओ मान लेते हैं। सबसे यहाँ से देखिए, एक पॉइंट हमेशा बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ की दूरी और ये यहाँ की दूरी हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो है ओ ए बराबर ओ बी बराबर होगा। यहाँ से ओ ए की दूरी होता है रूट अंडर, पहले तो सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, बराबर ओ बी की दूरी यहाँ से वहाँ बराबर होगा, तो इसका भी वही सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर से रूट अंडर खत्म, तो यहाँ x2 का मान जो है, x2 ये हो गया, या 7 हो गया, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, और रूट तो खत्म हो गया, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे करके यहाँ पर भी वही बात हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी वही बात, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ भी वही बात, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर इधर खत्म, वाई स्क्वायर खत्म, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस 25, 5 दूना माइनस यहाँ पर होगा, 5 दूना 10x 10y। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ तो समीकरण एक बनेगा ही बनेगा, 49 1 50, 49 1 50 माइनस 14x माइनस 2y, और यहाँ हो गया, ये हो गया कितना 34 माइनस 6x माइनस 10y। एक काम करते हैं, जिधर देखिए ये इधर है, इस दोनों को उठाकर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये और ये 34 को इधर ला देते हैं, 50 माइनस 34 बराबर माइनस 6x, और इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में माइनस 10y, इधर ही माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो यहाँ से बचा क्या 16 बराबर, ये हो गया 8x और माइनस 8 हुआ, 16 बराबर ये 8 एलसीएम ले लेते, x माइनस वाई हो गया, 8 दूना 16, यानी जो है 2 बराबर x माइनस वाई आ गया। ठीक है, यही संबंध हो गया। या इसको ऐसे देखिए, इधर ही माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो x बराबर बच गया 2 प्लस वाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई आंसर हो सकता है। ठीक है ना, 13 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, आंसर लेकिन बिल्कुल सही यहाँ तक बनाया गया, अच्छे से आंसर भी मिल गया है। और जो है अब कितना नंबर 13 तो हो गया है, 14 नंबर कहता है क्या,
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है और दो कोण भी बराबर होता है, ABC। कहता है AC बराबर BC, ये दोनों बराबर है। कहता है क्या AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक ना, तो ABC इसमें एक त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। कहता क्या, हम इसमें एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और जो AC बराबर जो है BC दिया गया है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और दिया गया, क्या दिया गया है, कह रहा क्या, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। हम इसको लिखते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC के जगह पर BC का स्क्वायर लिख देते हैं, चूंकि AC बराबर BC लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब देखिए ये इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ध्यान रखिए दीजिएगा, ये इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से ये तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तब ना ये बड़ी भुजा होगा, ये दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ के ये इस भुजा के बराबर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अतः ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन का था क्या, सिद्ध करें कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। एक वृत्त है, ठीक है, आप देखिए जो है एग्जाम में अच्छे से वृत्त बनाइएगा, ठीक ना, पेंसिल की मदद से। वृत्त के बाह्य बिंदु एक है, स्पर्श से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको मानते हैं P, इसको O, और इस दोनों को मिलाते हैं, मतलब रचना करते हैं। ठीक है, इधर से इधर, और इसको भी मिलाते हैं, ये भी रचना हो गया। इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम R। ठीक है, अब इसमें जो है क्या क्या है दिया गया, जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, O केंद्र वाले एक वृत्त जिस पर क्या देगा, एक बाह्य बिंदु है P, और जो है बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक PQ खींचा गया, एक PR खींचा गया। ठीक है, जिस पर एक बाह्य बिंदु P खींची गई है, P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR है। ठीक है, PQ तथा PR है। अब इसमें सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या कहता है, क्या यहाँ पर देखिए,
सिद्ध करें कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो। ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, बराबर है, यानी पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करने के लिए करा है। ठीक है, रचना क्या क्या किए, रचना किए पी से वृत्त के केंद्र ओ को मिलाया तथा ओ क्यू और ओ आर को भी मिलाया, ठीक है। प्रमाण क्या हो गया, प्रमाण। देखिए जब भी कोई केंद्र से वृत्त की जो है परिधि पर डालते हैं तो यहाँ जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है लंब डाला गया है, क्या ओ क्यू लंब डाला गया है पी क्यू पर तथा ओ आर लंब डाला गया है पी आर पर। अगर ये लंब डाला गया तो इसका मतलब हो गया, इसलिए ये कोण और ये कोण 90 डिग्री, ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर 90। फिर जो है कोण ओ आर पी बराबर 90, ठीक है। अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए इसमें थे समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू और समकोण त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू तथा समकोण त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, फैला लेते हैं ताकि जो है यहाँ पर आते हैं, ये फिगर तो दिखाई पड़ रहा होगा। अब क्या करते हैं, देखिए इस त्रिभुज में सबसे पहले तो इसको सर्वांगसम लाते हैं तब जो सर्वांगसम लाने के बाद CPCT से क्या कर देंगे, कोई सर्वांगसम जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तब जो CPCT से जिसका जरूरत पड़ता है वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, या जो बच जाता है वो भी बराबर होता है। यहाँ से क्या है, एक तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, यहाँ से जो है कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक तो ये भुजा ओ क्यू और ओ आर बराबर है, क्यों बराबर है ओ आर और ओ क्यू, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, वृत्त की त्रिज्या है ये। और जो है पी क्यू और पी ओ भुजा बराबर है पी ओ या पी ओ बराबर पी ओ, क्यों, एक उभयनिष्ठ है, ठीक ना, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज की एक भुजा है, इसमें उभयनिष्ठ है। जब इसमें देखिए दो त्रिभुज और एक कोण बराबर अज्ञात, अतः इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ आर, किससे, आर एच एस से, इसमें राइट हैंड साइड से, अतः पी क्यू बराबर पी आर CPCT से, ठीक है, प्रूव्ड हो गया यही। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या, यदि 30 मीटर ऊंचाई एक मीनार भूमि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। चलिए एक मीनार हो गया कितना मीटर, 30 मीटर, इस पर छाया बना रहा है 10 मीटर, 10√3 मीटर का, कहता सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा।
ये थीटा हो गया। ठीक है, ए बी सी। यहाँ से जो हो गया सूर्य का उन्नयन कोण का मान लेते हैं, माना कि माना कि सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इस जो देखिए थीटा का मान ये हो गया लंब, ये हो गया इस थीटा के अनुसार लंब आधार, टेन थीटा का प्रयोग किया जाएगा। ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, टेन थीटा बराबर 30/10√3, काटेंगे तो 3, टेन थीटा इसको काटते हैं तो √3 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर टेन 60, थीटा बराबर क्या क्या 60 डिग्री, यानी इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री, आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जो है 14 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम जो है अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आपको अच्छे से पेशेंस से पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगर अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो उसमें फंस सकते हैं आप। ठीक है, हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पेशेंस से अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।